organisms are immortal। इसका मतलब समझते? अमर, अमर जिसको हम बोलते हैं। यूनिसेलुलर लाइफ अमर क्यों होती है? क्या वो कभी मरते नहीं है? तो इसका मतलब क्या 250 करोड़ साल पहले जो बैक्टीरिया या फिर जो अमीबा पैदा हुआ था वो अभी भी वैसा ही है? उसके बाद क्या पैदाश नहीं हुई? एक्चुअली वो करते हैं बाइनरी फिजन या सेल डिविजन्स। सेल डिवीजन ही उनका रिप्रोडक्शन है। तो जब एक सेल का डिवीजन होता है तो एक सेल से दो सेल पैदा होते हैं। ये मरा नहीं बल्कि बटा, नॉट डेड बट डिवाइड। यूनिसेलुलर लाइफ डेड नहीं होती बल्कि वो डिवाइड होती है। तो इट इज नॉट गोइंग टू डाई, बरोबर है। इस टॉपिक में हम अलग अलग बायोलॉजिकल फॉर्म्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के तरीके। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स? प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोब्स में। फिर किंगडम प्लांटी के जो प्लांट्स है वो आते राइट फ्रॉम योर अलगी, अलगी से। अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जैसा जैसा आप आगे 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 बढ़ रहे वैसा वैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा। तो इनमें इसके अलावा हम फंजाई में रिप्रोडक्शन देखते हैं, एनिमल्स में देखते हैं। एनिमल्स में यूनिसेलुलर का तरीका अलग है। अर्लीस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल जो है उनका तरीका अलग है, और जो एनिमल्स बड़े हैं या फिर विकसित है, डेवलप्ड है, उनका तरीका सिर्फ सेक्सुअल है। वर्टिब्रेट्स में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। तो ओवरऑल इस टॉपिक में हम रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन दिस टॉपिक। तो भैया रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? कितने प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शंस होते हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक जाति से उसी के जैसी जाति बनना, एक ऑर्गेनिज्म से उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म बनना। अगर ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म बना, इसका मतलब जाति से वही स्पीसीज कंटिन्यू चलती है। वंश कंटिन्यू चलने के लिए अपने जैसे इंडिविजुअल्स बनाना कंपलसरी होता है। जब एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बनियान ट्री से बनियान ट्री बनी, वडाच्या झाडापासून वडाचं झाड, हे त्याचं रिप्रोडक्शन आहे। मग पद्धती, मेथड कैन बी डिफरेंट, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब है एक से उसी के जैसा बनना। कैन यू गेट मी? एक से उसी के जैसा बनना, एक ऑर्गेनिज्म से उसी ऑर्गेनिज्म जैसा बनना, बरोबर है ना? निखिल से निखिल ही पैदा होना इज द रिप्रोडक्शन ऑफ निखिल। आई होप यू आर गेटिंग। तो आप समझते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन? समझते क्या? उसी के जैसी पैदाश होना। इसको लाइक बिगेट्स लाइक भी बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज लाइक बिगेट्स लाइक। रिप्रोडक्शन के मेन दो तरीके उपलब्ध है। देर आर टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो है वो दो है, टू टाइप्स। कितने प्रकार है भैया? दो प्रकार। रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार? दो प्रकार। नंबर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने रिप्रोडक्शन बोलो? दो। रिप्रोडक्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, एक ऑर्गेनिज्म से उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा होना इज रिप्रोडक्शन। कितने तरीके से पैदा होता? दो, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बरोबर है। ये सबसे पुराना तरीका है, ये बाद में विकसित होता गया। ओके, लेट अस सी व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसके अंदर क्या क्या आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ठीक है, सीधी बात है,
द रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, बोले तो नो गैमेटोजेनेसिस, नो फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, नो नीड ऑफ टू पेरेंट्स, देयर इज नो नीड ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट, रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट सफिशिएंट है, सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट, बाय आइदर गैमेट और नो गैमेट, गैमेट से भी हो सकता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन फ्यूजन नहीं होगा गैमेट का, देयर विल नॉट बी, कम हियर, देयर विल नॉट बी फ्यूजन, फ्यूजन नहीं होगा, विदाउट फ्यूजन, गैमेट से अगर पैदा भी हो रहा है तो फ्यूजन, हाँ रिलैक्स बसा मगटे का, फ्यूजन नहीं होगा। मी काय बोलतो लक्षात येतं का? रिप्रोडक्शनच्या किती पद्धती? अरे किती? एकदम फ्री बसा, रिलॅक्स. किती पद्धती? एसेक्शुअल अँड सिंगल पॅरेंट इन एसेक्शुअल, कंपल्सरी टू पॅरेंट्स इन, नो फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. आता इथं सिंगल पॅरेंट आहे, सिंगल पॅरेंट, बाय गॅमेट और विदाउट गॅमेट. हे बाय गॅमेट महत्वाचं आहे. कधी कधी गॅमेट जरी असल तर फ्यूजन होत नाही. मी पुन्हा पुन्हा सांगायला, एक सिंगल पेरेंट है, उसने गैमेट दिया और उसी से अगला इंडिविजुअल पैदा हुआ, ऐसा भी हो सकता है, बट फ्यूजन नहीं हुआ. देयर इज नो फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सगळ्यात मोठी खासियत, सबसे बड़ा उसका प्रॉपर्टी ये है कि पेरेंट सिंगल है, दो पेरेंट नहीं लगते, फ्यूजन नहीं होता, एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं आती. बरोबर है? दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट से लाइन आगे चल रही है. दिस इज सिंगल पेरेंट. और इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पैदा होते हैं दे आर एज गुड एज क्लोन्स ऑफ ईच अदर. जो भी पैदाश होती है वो जेरोक्स कॉपीज ऑफ ईच अदर. दे आर नथिंग बट क्लोन्स. क्यों? क्योंकि वो जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली एक्झॅक्टली सिमिलर होते हैं. बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन वर क्वेश्चन विचारले जातात, तुम्ही बेसिक्स सोडू नका. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये एकच पॅरेंट, फ्यूजन नाही, मियोसिस नाही. हियर इज नो मियोसिस and no fusion. No meiosis and no fusion of gametes. Meiosis नहीं, fusion नहीं. Meiosis नहीं और fusion of gamete नहीं है, fertilization नहीं है. What is the fusion? Fusion stands for fertilization. Fertilization, meiosis and fertilization, इन दो चीजों से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बदलाव होते हैं. यह बदलाव का कारखाना है. क्यों? क्यों क्यों होते बदलाव? क्यों होते? बदलाव का एक बड़ा कारण मियोसिस है और दूसरा बड़ा कारण फर्टिलाइजेशन है. यू हैव स्टडीड द मियोसिस. उसमें पैचिटिन नाम की अवस्था आती है जिसमें रीशफलिंग होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग होता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन. ऐसा उधर भी वो पार्टनर में भी हुआ. दोनों पार्टनर में सेम पैचिटिन हुई ना, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस, मियोसिस. ये एक कारण. दूसरा, अगले पार्टनर में भी ऐसा हुआ, दो पार्टनर के गैमेट्स का मिलन हुआ, जाइगोट पैदा हुआ और गर्भ, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बच्चा, न्यू चाइल्ड अलग पैदा होगा. वो अलग इसीलिए होगा क्योंकि
उसकी पैदाश में मियोसिस एंड रिप्रोडक्शन योर फर्टिलाइजेशन का रोल है, और ये सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ चेंज, बदलाव का कारण है। इसलिए अगली पीढ़ी थोड़ा बहुत बदलाव बताती है। प्रत्येक पुढची पीढ़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाली बदलाव जरूर बताती, ये कायदा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिंगल पेरेंट है, बाय गैमेट और विदाउट गैमेट। गॅमेट इन्व्हॉल्व भी होगा तो सिंगल गॅमेट होगा, मैं बार बार बोल रहा। हे तुम्हाला चुकवण्यासाठी परीक्षक टाकू शकते की विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे हैपन बाय गैमेट। ये सेंटेंस ट्रू है, एनसीईआरटी की लाइन है, गो बाय एनसीईआरटी। और विदाउट गैमेट, ज़्यादातर विदाउट गैमेट होते, लेकिन गैमेट एखादे बार है भी तो फ्यूजन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, फ्यूजन नहीं है। क्या क्या नहीं है? मियोसिस नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, इसीलिए क्या नहीं? दैट इज वाई देर इज नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन। कैसे? पेरेंटल जनरेशन इज इक्वल टू, ओके, पेरेंटल जनरेशन इज इक्वल टू ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन, प्रोजेनी। पेरेंटल जनरेशन इज इक्वल टू प्रोजेनी। जैसे पेरेंट वैसी प्रोजेनी, 100%, नो डिफरेंस। सिर्फ एक सोर्स से वेरिएशन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा याद रखो, सिर्फ एक छोटा सोर्स है, वेरी स्मॉल सोर्स। कोई अगर बोला कि क्या फिर एखादा ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, इतनी सी है, बहुत कम। और वो सोर्स होता है म्यूटेशन, चेंज इन जेनेटिक मेकअप ड्यू टू म्यूटेजेनिक एजेंट्स, एक्सरेज, गैमा रेज से। अगर इस एक्सरेज गैमा रेज के बम्बार्डमेंट से कोई छोटा सा मोटा सा बदलाव हुआ तो बस उतना ही, बाकी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तो asexual reproduction by single parent, asexual reproduction can be by gamete or without gamete, it can be by gamete or without gamete। asexual reproduction में फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, नो मियोसिस, नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट या एम्ब्रियो नहीं आता। पेरेंटल जो भी कैरेक्टर्स है वो आगे प्रोजेनी के कैरेक्टर्स बन जाते हैं। पेरेंटल जनरेशन और ऑफस्प्रिंग जनरेशन, प्रोजेनी अगली पीढ़ी में कोई फर्क नहीं रहता। पिवळ्या गुलाबाचे बीज लावले, सीड आता सीड जे आहे ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न बनतं। जनरली बीज जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। तो आप पीले गुलाब के बीज लगाते हैं 10, तो आपको 5 गुलाब पीले मिलेंगे, 3 गुलाब जांभळी देऊ नका, 3 गुलाब लाल मिलेंगे और 2 गुलाब जो है सफेद मिलेंगे। सपोज हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, व्हाई नॉट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम गुलाब के बीज लगाते हैं तो अब जनरली गुलाब में सीड वायबल नहीं है, वो जल्दी से मर जाते हैं, इसलिए कांडियाँ लगाते हैं। अब आप पीले गुलाब की 10 कांडियाँ लगाओ, 10 के 10 गुलाब आपको पीले मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो केस था वो सेक्सुअल था, दूसरा केस एसेक्सुअल है, इसलिए बदलाव नहीं हुआ। पहले केस में बदलाव क्यों हुआ? सेक्सुअल है, उसमें मियोसिस है, उसमें फर्टिलाइजेशन है, और ये 2 बदलाव का कारखाना है। चेंज पैदा करने वाला कारखाना कौन है? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन के मामले में। और बिना बदलाव इवोल्यूशन नहीं होती, उत्क्रांति नहीं होती। इवोल्यूशन का जो ईंधन है, फ्यूल, वो वेरिएशन है, बदलाव। और बदलाव का एक कारण ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बिग रीजन फॉर चेंज।
अशी लिंक आहे जे इव्होल्युशन टॉपिकमध्ये, याच्यावर खूप तुमचं मत्था पिच्ची होणार आहे, मत्था घिस्सी होणार है। अभी से एक 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 पॉइंट इवोल्यूशन के लिए जमा करना शुरू करो। पूरी बायोलॉजी का निचोड़ होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का कारण वेरिएशन, बदलाव, बदलाव होता गया तो इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन का कारण वेरिएशन है, तो वेरिएशन का कारण जो है 5 है। 5 कारण है वेरिएशन के, 5 कारण है। 5 में से एक कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ये 2 पॉइंट आते हैं। वेरिएशन से इवोल्यूशन होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता। वेरिएशन को हम टूल फॉर इवोल्यूशन बोलते। एवोल्यूशन को अगर बनाना है, इवोल्यूशन करना है, तो एक हथियार चाहिए, उस हथियार का नाम है वेरिएशन। अब इस आपके सामने सीधी सीधी बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन, इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में अपना कोई रोल प्ले नहीं करता। क्या बोला भाई कि वेरिएशन जो है वो एवोल्यूशन के लिए हथियार है, टूल है, उपकरण है। एवोल्यूशन के लिए जो है ना वो एक ईंधन है। वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बदलाव नहीं। There is no variation in the asexual reproduction. That is why asexual reproduction evolution के लिए कोई मदद नहीं करता। asexual reproduction evolution के लिए कोई मदद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि asexual reproduction में बदलाव नहीं आता। asexual reproduction में बदलाव, अरे बोलो भाई, asexual में बदलाव नहीं आता। asexual में बदलाव आता कि नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि एसेक्सुअल में मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नहीं है, बदलाव नहीं आता। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है। हम जो अक्खा टॉपिक, पूरा टॉपिक देखने वाली इवोल्यूशन नाम का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों के लिए है। इट इज फॉर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही डिपेंड है, जैसे कि जेनेटिक बेसिस में हम देखने वाले हैं। ओके, मेंडेलिज्म पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड है। तो अब देखेंगे भाई, अब रिप्रोडक्शन के कितने तरीके बताए? फिर 2, एसेक्सुअल एंड, सीधा बैठो, एसेक्सुअल एंड सेक्स इन्वॉल्वमेंट किसमें होता? नो सेक्स इन सिंगल पेरेंट, 2 पेरेंट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, सिंगल पेरेंट, 2 पेरेंट, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, देयर इज वेरिएशन, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, नो मियोसिस, नो फर्टिलाइजेशन, नो एम्ब्रियो, देयर इज एम्ब्रियो। हर पीढ़ी अलग होगी, हर पीढ़ी सेम होगी, पीढ़ी में बदलाव बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा सा जो है वो अगर हुआ तो म्यूटेशन से थोड़ा बदलाव हो सकता है, किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम फोकस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। बरोबर है साक्षी? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सेक्स तो है नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है। कुछ मेजर तरीके प्लांट्स और एनिमल्स के हम यहां पे रख रहे हैं। ये टॉपिक ना प्लांट्स का है ना एनिमल्स का है, दोनों का मिक्स है, और माइक्रोब का भी है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, सब है। सबके रिप्रोडक्शन के तरीके हम ढूंढ रहे हैं यहां। तो भैया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें सेक्स नहीं है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट है, पेरेंट कितने? 1, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है। ओके, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके कौन से हैं? याच्यामध्ये तुम्हाला उदाहरणं लक्षात ठेवून, एक्झाम्पल्स बोले तो आप
आपकी पूरी ताकत जो है वो टेस्ट होती है, कितने आप ताकतवर है। बायोलॉजी में मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइटिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बाकी आपको पूछेगा नहीं कि आपने मार्क कैसे लिए, लास्ट को आपके मार्क्स ही बोलते हैं। और बायोलॉजी में मार्क जो है ना, हमको लगता है ऐसा हम इजीली कैच कर सकते हैं, ये सबसे डिफ़िकल्ट है, फिजिक्स से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बायोलॉजी के मार्क्स। सो स्कोर करो तो बेटर टोटल, ग्रैंड टोटल में बढ़ोतरी होगी, ओके ना। तो ग्रैंड टोटल नहीं बढ़ेगा फिर। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन आए हैं, आने वाले हैं। हाँ, अभी जो मैं बता रहा आपको मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स. नंबर 1 ओके इज बायनरी फिजन. Binary fission. Number 2 is bud formation, budding. बायनरी फिजन हे काय सांगालो मी, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स. जूस्पोर भी एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, ये भी स्पोर है. जूस्पोर आर स्पोर, कोनिडिया स्पोर्स. कोनिडिया इट इज ऑल्सो स्पोर, ये भी एक प्रकार के स्पोर सी है कोनिडिया. उसके बाद एक और तरीका है, जैसे कि देर इज बाइनरी फिजन, देर इज बडिंग, देर इज फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोस्पोर्स, जैसे कि पेनिसिलियम में कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं, वो भी एक तरीका है फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिना सेक्स का अगली पीढ़ी को बनाना. इन सभियों में हमको एग्जाम्पल्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बरोबर. पहले इनको देखेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे. बाइनरी फिजन ये सीधा सीधा एक सेल डिवीजन है. इट इज अ सेल डिवीजन. इसमें एक सेल जो है वो दो सेल्स में बढ़ जाती है. वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल, और पहले जैसे ही दो सेल बनते हैं. इसी की वजह से हम बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल हो या प्लांट हो, अमर होती है. ये एक अमीबा है, एग्जाम्पल इसका देते हैं हम, अमीबा और पैरामाइशियम. हे आणि हे असं जोडावं लागते. बायनरी फिजन इन अमीबा एंड पैरामाइशियम. ठीक है. इट इज अ काइंड ऑफ सेल डिविजन. साक्षी, हे एक प्रकारचं सेल डिव्हिजन आहे. हे एक प्रकारची जांभळी नाही आहे. एक प्रकारचं काय, एक प्रकारचं सेल डिव्हिजन आहे. काय, बायनरी फिजन. दोन्हीही उदाहरणं जे सांगितलेत आपण ते यूकॅरियोटिक आहेत, आणि दोन्ही ॲनिमल्सची उदाहरणं सांगितलीत. आता जे बडिंग सांगायलो, बडिंग ते आम्हाला सापडतं ईस्टमध्ये. ईस्ट कोण आहे? इट इज अ युनिसेल्युलर फंगस. युनिसेल्युलर फंगस. ईस्टमध्ये ही आहे मदर सेल. ये एक मदर सेल है. इसको एक छोटा सा आउटग्रोथ पैदा होता है, और इसमें इसका साइटोप्लाज्म ट्रांसफर होता है, शिफ्ट होता है थोड़ा सा. फिर इसका न्यूक्लियस बढ़ जाता है. इसको माइटोसिस ना बोलो, यू डोंट कॉल इट एज अ माइटोसिस. फिर ये न्यूक्लियस एक के दो बनते हैं, और एक न्यूक्लियस नए वाले घर में शिफ्ट हो जाता है, और हल्लू से ये बड़ कट जाता है. दिस कॉल्ड एज बडिंग. बघा, ये भी बडिंग है. और हाइड्रा नाम के एनिमल में
नया हाइड्रा बनने का एक तरीका है, वो भी बडिंग है। हाइड्रा में भी बडिंग है, ईस्ट में भी बडिंग है, लेकिन ईस्ट की बडिंग यूनिसेलुलर फंगस की है और हाइड्रा की बडिंग मल्टीसेलुलर एनिमल की है। हायड्राला एक आउटग्रोथ तयार होतं, ते आउटग्रोथ गळून पडतं आणि नवीन हायड्रा पैदा होतो। इट इज अ काइंड ऑफ बडिंग अगेन, वो भी एक प्रकार की बडिंग है। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ झूस्पोर्स। यू सी, झूस्पोर्स जे असतात ते मोटाइल प्रकारचे स्पोर असतात। झूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, दे आर मोटाइल स्पोर्स having the flagella. Okay, some fungi and algae में ज़ूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि क्लैमिडोमोनास में भी ज़ूस्पोर्स बनते हैं। मोटाइल अलगा है वो, क्लोरेला नॉन मोटाइल है। तो हाँ, ज़ूस्पोर क्या है? मोटाइल स्पोर्स है। ज़ूस्पोर्स आर, these are motile spores. ओके, बोलो, बायनरी फिजन कोणामध्ये? अमीबा एंड बडिंग किसमें? हु इज ईस्ट? ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस और हाइड्रा मल्टीसेलुलर एनिमल। किंगडम एनिमेलिया के मेंबर है। इट इज द मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। आणि ईस्टला आपण मागच्या वेळेस मी सांगितलं होतं, इट वॉज नॉट इन्क्लुडेड अंडर प्रोटिस्ट ड्यू टू द सेलवाल। कायटीनची सेलवाल असलेला एकही मेंबर प्रोटिस्टमध्ये नाही, त्याच्यामुळे ईस्टला किंगडम फंगायमध्येच ठेवलं। क्लॅमिडोमोनास अँड क्लोरेला या युनिसेल्युलर अल्गीला आपण प्रोटिस्टमध्ये टाकलं, पण ईस्टला टाकलं नाही, नाही नाही नहीं। ओके, सो ईस्ट का रिप्रोडक्शन का तरीका बडिंग, ईस्ट का तरीका बडिंग। और फंजाई, कुछ फंजाई और कुछ अलगी, इनमें ज़ूस्पोर माने मोटाइल स्पोर भी बनते हैं और उससे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ज़ूस्पोर मोटाइल का नॉन मोटाइल? मोटाइल। कोनिडिया हमें पेनिसिलियम में मिलता है। अब पेनिसिलियम कौन से प्रकार का फंगस है? नहीं, एस्कोमाइसेट्स। पेनिसिलियम कौन है? एस्कोमाइसेट्स। और ये है कोनिडिया। जो कोनिडिया है ना, वो एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स है। कोनिडियोस्पोर्स कैसे स्पोर है बोलो? एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स। और ये उसका हाइफा है, माइसिलियम है, ब्रांच्ड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। कोनिडिया कौन से स्पोर आहे? एक्सोजीनस स्पोर्स। एका एका लाईनवर कॉन्सन्ट्रेट करा यांच्या। हे डेंजर टॉपिक आहेत, एक नसता दोन क्वेश्चन येतील, पण तुमच्या मोठ्या टॉपिकचं सगळं क्रेडिट घेऊन जातील ते, कारण चुकला क्वेश्चन की 5 गेले। बोलो, अब आ रहे हम एक 5वें तरीके पे जिसका नाम है गेम्यूल फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल देते हम स्पॉन्जेस। गेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस बाहर का एटमॉस्फेयर जब बहुत ही वर्स्ट होता है, खतरनाक होता है, इन दैट कंडीशन वो क्या करते हैं कि अपने सेल्स को अंदर समेट लेते हैं और एक माइक्रोपाइल नाम का छोटा सा सुराख रखते फॉर ब्रीदिंग पर्पस। और सब अंदर जो है ना, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स चलता है
these all cells nothing but called गेमी। जब फेवरेबल एटमॉस्फेयर आता है तो ये जो बने वाले सेल्स है ना, वो इस आएगी नहीं, गेम्यूल को फोड़ के बाहर निकलते हैं। गेम्मा, दिस इज गेम्मा, दिस इज माइक्रोपाइल फॉर ब्रीदिंग। ओके, दीज आर ऑल गेमी। गेम्यूल फॉर्मेशन, आपके लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, गेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस। गेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस। भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से कोई भी हो, जो बनते हैं वो एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर जीनोटिपिकली, एग्जैक्टली सिमिलर फिनोटिपिकली। जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, वो क्लोन्स होते। बेटर वे यू कैन कॉल देम एज द क्लोन्स, वो एक दूसरे के क्लोन्स है। ये जो भी मैंने बताया आपको तरीके, वो सरासरी लोअर प्लांट्स के तरीके हैं, या लोअर एनिमल्स के तरीके हैं, या माइक्रोब्स के तरीके हैं। इनमें से कहीं पर भी मैंने आपको बड़े एनिमल का नाम नहीं लिया। बाइनरी फिजन, अमीबा पैरामाइशियम, सिंगल सेल एनिमल, बडिंग, ईस्ट, इट्स अ माइक्रोबायोलॉजी। ईस्ट फंगस है, ये एक पेशीय यूनिसेलुलर फंगस। जूस्पोर, कुछ फंजाई कुछ अलगी। यहां पर भी क्या आ रहा है, माइक्रोबायोलॉजी ही आ रही है, यहां पर भी माइक्रोबायोलॉजी आ रही है। कोनिडिया, पेनिसिलियम, एग्जांपल लिखो वहां पे, पेनिसिलियम, वो भी क्या है, माइक्रोब ही है। दैट इज अगेन इंक्लूडेड अंडर माइक्रोब। उसके बाद आया स्पॉन्जेस, किंगडम एनिमेलिया का पहला मेंबर है पोरीफेरा, स्पॉन्ज। उसके बाद सिलेंटेरेटा, हाइड्रा आता, वो सिलेंटेरेट है। तो इनमें एक भी बड़ा एनिमल या बड़ी प्लांट, डेवलप्ड प्लांट या डेवलप्ड एनिमल, इसमें जैसे कि देखो आर्चियोफाइट नहीं है, इन द सेंस ब्रायोफाइटा भी नहीं आया इसमें, बरोबर। अब हम जा रहे टुवर्ड्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स, कुछ बड़े एनिमल्स या बड़े प्लांट्स में। या 5 पद्धती सांगा मला, बाइनरी फिजन, बडिंग, जूस्पोर, कोनिडिया, गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन और कौन सी है, कोई रही है क्या, हो गई सगळ्या पद्धती झाल्या विथ एक्झाम्पल्स। आता आपण चाललो इन प्लांट्स, किंगडम प्लांटी के बड़े प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही कॉमन तरीका जो है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम नई पीढ़ी, फ्रॉम अगली पीढ़ी, फ्रॉम जनरल वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट बोलो तो जनरल बॉडी पार्ट जिसमें सेक्स नहीं है, बिना सेक्स वाला जनरल बॉडी पार्ट इज द वेजिटेटिव पार्ट, और इससे जो है वो नया जीव बनना इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट इज द प्रोपगेशन तरीका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोल रहा मैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नया जीव कैसे बनेगा, बिना सेक्स का या विथ सेक्स, विदाउट सेक्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसकी मदद से होता है, फ्रॉम जनरल बॉडी पार्ट, इट इज वेजिटेटिव पार्ट। ये शब्द मैं बहुत दिनों से उच्चार कर रहा, वेजिटेटिव इसका मतलब होता है जनरल बॉडी पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, ये जनरल बॉडी पार्ट है, इसमें कोई सेक्स नहीं है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जा रहे हायर में, बाय
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे किससे होता है, थ्रू व्हाट, थ्रू विच बॉडी पार्ट्स इट हैपन्स, इट कंटिन्यूज। जैसे कि ये हो सकता है ट्यूबर्स से, ट्यूबर्स पे वेजिटेटिव बर्ड होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। ओके, ट्यूबर्स, कटिंग्स, राइजोम, ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट्स, सकर्स, आपण जे मॉर्फोलॉजीमध्ये बघितलं ते सगळं आलं। सकर्स, सकर्स से, ओके, एडवेंटिशियस बर्ड्स से, एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम लीफ, इससे भी होता है। पहली बात तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप रूट से, स्टेम से, लीफ से करा सकते हैं। तो ये इसमें रूट, स्टेम, लीफ सभी आते हैं। जैसे कि ट्यूबर्स में पोटैटो से होता है, पोटैटो में ट्यूबर से होता है। दिस इज द पोटैटो ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर। इस पे जो ऐसे नॉच होते हैं, इस हर नॉच में एक एक्सिलरी बड होता है और एक स्केली लीफ होता है। इस एक्सिलरी बड से अगर इसको पानी मिला तो एक नया पौधा पोटैटो का बन जाता। सो ट्यूबर्स इन पोटैटो, पोटैटो में ट्यूबर्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। कटिंग्स तो आप रूट कटिंग और स्टेम कटिंग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग्स जैसे कि रोज़ है, रोज़ में कटिंग से होता है। टिक, साग कटिंग से होता है। बाम्बू कटिंग से होता है, होता कि नहीं होता? बाम्बू भी कटिंग से ही होता है। राइजोम बनाना, टर्मेरिक, ऑफसेट्स इन द केस ऑफ योर वाटर हाइसियांथ या पिस्टिया, पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ये है ऑफसेट्स एक्वेटिक प्लांट्स है। इसमें से इकॉर्निया जो वाटर हाइसियांथ है, इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर में। वाटर हाइसियांथ ये ऐसी है जहाँ एक बार अपना छोटा सा कदम डालती है तो पूरे इलाके को, पानी के इलाके को अपने कब्जे में लेती है। इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर, दहशत ऑफ बंगाल। भाई क्यों? क्योंकि ये प्लांट जहाँ पहुँचती है वहाँ दूसरा कोई नहीं पहुँचता, बोल तो दूसरे को आने नहीं देती, फिश को मार डालती है। क्योंकि ऊपर जो है ना वो पूरा ऐसा अपना एक कंटिन्यू ऐसा एक चादर बना देती है। वाटर हाइसियांथ, इकॉर्निया, इट्स अ वाटर हाइसियांथ, एक्वेटिक वीड है। इसको नीले कलर के फूल भी आते हैं, लेकिन पूरी तरह से ऊपर से चादर बना देती है अपने इसका। तो नीचे ना रोशनी पहुंचती है ना ऑक्सीजन पहुंचती है, बरोबर ना? पूरा अपना एक ऊपर ऐसा जमीन के जैसा बना देती, पाणी के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई फसल उगाई गई है, असं वाटते की तिथे शेती करले कोणतरी। एवढ्या युनिक पॅटर्नमध्ये येतं ते, बरोबर? तुम्ही जर गोदावरीला बघितलं, तिकडे काळेश्वरकडे जाताना वगैरे अडलेलं पाणी, साठलेलं पाणी जे आहे त्याच्यामध्ये हे खूप वाढते। उसके बाद सकर्स, इसका एग्जाम्पल है हमारा जो शेवंती है, या फिर हमारे मेरे ख्याल से बनाना में भी सकर्स मिलते हैं। बनाना है, क्रिसैंथेमम है, क्रिसैंथेमम, पाइनएप्पल, सॉरी क्रिसैंथेमम। उसके बाद पाइनएप्पल, बनाना है क्या? बनाना ऑल्सो। याच्यामध्ये तुम्ही एक दोन वेळेस लिहून काढलं तरच हे टॉपिक लक्षात राहील। लक्षात ठेवण्यासाठी ओरिजिनल मेहनत करावी लागते, दूसरा काहीच पर्याय नाही याला, नाही तर मार्क सोडून द्या। एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑफ लीफ, इसमें आता है ब्रायोफाइलम, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, पान फूटी। एक्चुअली ये ऐसा लीफ है और इसके
जो एंड्स है, मार्जिन है, यहाँ पे नॉचेस होते हैं, ऐसे खड्डे खड्डे होते हैं, और इस हर खड्डे में एक एडवेंटिशियस बड होता है। देयर इज अ एडवेंटिशियस बड इन ईच नॉच, और इस एक बड से अगर इसको चांस मिला, ये पत्ता गिर गया वेट सॉइल में, ओली जमीन, पाणी लागले ह्याला, तर एका बडपासून एक पौधा तयार होतो. समझ गए? these are all the ways of vegetative propagation. ये सभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके हैं. राइजोम हमें हल्दी में भी दिखता है, जिंजर, बनाना, जिंजर मध्ये जिंजर एक राइजोम आहे. ट्यूबर आणि राइजोम मध्ये काय फरक असते? ट्यूबर आणि राइजोम मध्ये ट्यूबर अनब्रांच्ड असतं, तर राइजोम हे ब्रांच्ड असतं. बाकी दोन्ही अंडरग्राउंड स्टेम आहेत. कई बार हम नोड बीच में रख करके कटिंग बनाते हैं. अब गन्ने में कटिंग्स का एग्जांपल आप शुगर केन भी दे सकते हैं. कटिंग जर वेजिटेबल प्रोपगेशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एक नोड बीच में आए. सपोज ये गन्ना है और आपको बोला गया, आपके किसी ने पेरेंट ने आपके घर में खेती है और आपको गन्ना लगाना है, और आपको किसी ने काम दिया कि भाई गन्ने के कटिंग बनाओ, हमको खेत में लगाने हैं. दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, एंड दिस इज इंटरनोड 1, इंटरनोड 2, इंटरनोड 3. कटिंग अगर अडाणी माणसानं तयार केले तुमच्यासारख्या, तर तुम्ही शेतीसाठी अडाणी, बरोबर, तो साक्षी को बोला कि भाई कटिंग बनाओ, तो इसने कटिंग कैसी करी? इधर देख, तो इथून कापलं आणि इथून कापलं, आणि असे कटिंग जे आहेत ते अख्ख्या शेतात 10 एकरमध्ये लावले. त्याला लावण्यासाठी 2 लाख रुपये खर्च केले. बरोबर आहे? एक सुद्धा ऊसाचं अशी मुंडीवर येणार नाही. गन्ना पैदा नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या करा, इसने इंटरनोड लगाया. यहां अगली पीढ़ी बनाने का कोई सामान नहीं है. वो तो भैया यहां है नोड पे. हेलो, कहां पे है वो? नोड पे. कुठे आहे ते सामान? नोडवर. सही तरीका क्या है कि भाई इधर से और इधर से कट मार करके नोड को बीच में रखो, जैसे कि एक्सिलरी बड वहां पे आ जाए, और यही एक्सिलरी बड आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सामान है. आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन गन्ने का होगा इसी एक्सिलरी बड से. तो उसको रखो और इंटरनोड से कट करो. आप नोड को अलग निकाले, इंटरनोड को बीच में से काटे और उससे लगा रहे गन्ना. क्या बरोबर है? ऐसे गन्ना नहीं आएगा. ये कटिंग्स लगाने का तरीका है. आप समझते हैं? ठीक है. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेस्ट आपको अगर नमूना देखना है तो आप इधर ऑफसेट्स, सकर्स भी देख सकते हैं. इसमें ऑफसेट्स में हम इकोर्निया जो उदाहरण लेते, इकोर्निया एक वाटर हाइसियांथ है. मैं यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखता हूँ, इट इज़ अ वाटर हाइसियांथ. बोले तो इट इज एक्वेटिक वीड. इकोर्निया मराठीमध्ये त्याला म्हणतात जलकुंभी वनस्पति, जलकुंभी. ये इतना जोरदार बढ़ता है पानी पे, रुके वाले खास तौर पे, खळखळत्या वाहणाऱ्या पाण्यात ते वाढत नाही. थांबलेलं पाणी, खास करून यूट्रॉफिकेटेड वॉटर, बोले तो गंदा पाणी, पोल्यूटेड वॉटर, यूट्रॉफिकेटेड वॉटर, आणि त्या पाण्यावर जो तरीका है इसके बढ़ने का, वो तरीका किसी साम्राज्यवाद से कम नहीं है. आपने सुना होगा सिकंदर को, वो जिस तरह से पूरे कब्जे करते थे.
पूरे एरिया पे कब्जा। तो ये वैसा ही है, सिकंदर ऑफ पानी, शहंशाह पानी, बरोबर, बादशाह ऑफ पानी। जब ये बढ़ता तो पाणी में किसी को बनने का चान्स ही नाही देता। असं वाटतं की त्या पाण्यावर का नाही असं हिरवगार असं पीक लावलं एखादं आणि ते खाली पाणी नाहीच आहे, शेतच आहे, विसरूनच जातो आम्ही खाली पाणी, बरोबर। और इसकी वजह से नीचे के जो एनिमल्स है ना उनको रोशनी मिल पाती है ना उनको ऑक्सीजन मिल पाता है। वरून असं ब्लँकेटच, तुम्ही बघा विष्णुपुरीकडे जाताना किंवा गोदावरीला पुलाच्या पलीकडल्या साईडला विल फाइंड अ बिग ब्लॉग ऑफ इकॉर्निया। बंगाल में तो पानी, जो बंगाल बे है उसका बैक वाटर है, रुके वाला पानी बहुत ज़्यादा है, दलदल है वहाँ पे, और इनका साम्राज्य है, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल की दहशत कौन फैलाता? इकॉर्निया। समझ गए ना आप? चलेगा, वेजिटू को कल हम और कंटिन्यू करेंगे। इसको आज ही लिखना है, बाकी मर्जी है आपकी, बाकी रिजल्ट है आपका, और आज ही पढ़ना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। अरे चालूच केलं नाही ना, बंद आहे, हां?